कुछ इठलाती कुछ कह जाती, ये जिंदगी ही तो है। किधर से गुजरे थे, कहाँ कहाँ भटके थे। कुछ भिगो गए थे, कुछ छूकर निकल गए थे। कुछ रुला गए थे, कुछ बहा ले गए थे। आओ गाते हैं तराने अनुभवों की दुनिया की। नमस्कार दोस्तों, आप वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत पॉडकास्ट कार्यक्रम अनुभव 2.0 सुन रहे हैं। ये कार्यक्रम भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान एवं मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। इस परियोजना की संकल्पना श्री आर श्रीधर ने की है तथा आशीष तिवारी एवं पूजा मुराडिया ने इसे साकार किया है। दोस्तों, अनुभव चैनल के शो में मैं हूं आपका होस्ट अरविंद मिश्रा और आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं। गेस्ट हैं मृदु गोयल जी। मृदु गोयल जी, मैं उनको स्पेशल इसलिए कह रहा हूं कि एक जो हम लोग जब मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस की बात करते हैं और विकलांग जनों की बात करते हैं, दिव्यांग जनों की बात करते हैं, तो एक उनका रोल जैसे सोसाइटी परसीव करती है, वो शायद सोसाइटी अभी नहीं समझ पाई है, लेकिन वो उनकी दुनिया बदल रही है और उस बदलाव के लिए कुछ लोगों ने बहुत एफर्ट किया है, ज़िंदगी भर किया है, और वो प्रेरणा के एक स्रोत हैं और वो उस प्रेरणा स्रोत से समाज को एक बदलने की दिशा उन्होंने दी है। मृदु जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ स्टूडियो में। धन्यवाद, थैंक यू जी। और एक मैं थोड़ा सा एक लार्जर पर्सपेक्टिव में आपकी लाइफ का विवरण लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। और मेरा आपसे सबसे पहला सवाल तो ये है कि बचपन में वो क्या अवस्था थी और क्या आयु थी जब आपको ऐसा लगा कि समथिंग रॉन्ग हैज हैपेंड विद यू एंड दैट यू हैव टू लिव विद इट। और वो भी ये भी एहसास धीमे धीमे सेटल करता है 2, 3, 4 साल की उम्र से 8, 10 साल की उम्र तक, एंड देन यू रिकंसाइल विद द फैक्ट एंड देन यू फिर उसके बाद स्टेज 2 आती है कि उससे फाइट करना या उसके साथ लिव करने के लिए जो हौसला चाहिए, जो स्ट्रेंथ चाहिए, जो जिगरा चाहिए हैं, वो हाउ कुड यू दैट्स ए पार्ट ऑफ इट। आई थिंक द व्यूअर्स वुड लाइक टू लिसन टू। भाई, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि आपने शुरुआत बहुत अच्छी करी है ना। मतलब इतनी समझ से, इतनी गहराई से आपने जो प्रश्न किया है वो शायद सबके बस की बात नहीं। हमें आपसे पूछा भी नहीं होगा लोगों ने, हो सकता है। हाँ, इतनी डिटेल में किसी ने नहीं पूछा। अवसर होगा हमारे पॉडकास्ट स्टूडियो में जब हम लोग बात करते हैं तो मुझसे कई लोगों ने कहा है कि मैंने उनसे कुछ ऐसे सवाल पूछे हैं जो उनसे पहले किसी ने नहीं पूछे थे और उनको एक बार अपने अंतर मन में देखने का अवसर मिला सवाल का जवाब देने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए मैंने आपका इससे कंफर्टेबल, जितना कंफर्टेबल हो उतना बताइए। आपने कितने साल पीछे हमको भेज दिया, आप नहीं समझ सकते। जी जी जी। तो जी, मेरे को तो पता नहीं। हाँ, मेरे पेरेंट्स ने मुझे बताया, वो बाद में, काफी बाद में पता लगा। वो छुटपट में पता ही नहीं चला। जी, नहीं पता चलता कि बहुत छोटी सी थी, मुझे टिटनेस हो गया था। टिटनेस के बाद पोलियो हो गया और तब तो खड़ी नहीं हो पाती थी बिल्कुल जी। ये लगता था और हमारे पेरेंट्स को ये फिक्र थी कि ये तो अब खड़ी नहीं हो पाएगी जी। खैर, धीरे धीरे मैं जैसे बड़ी हुई, जैसे हर बच्चा होता है, उसको समझ नहीं होती कि क्या हुआ उसके साथ या क्या है या बाकी लोग कैसे हैं। वो एक फेज वो निकल गया, फिर बड़े हुए, फिर स्कूल जाके पता लगता है कि यू आर डिफरेंट, है ना। आपको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आपके कैलिपर्स बनते हैं, आप वो पहन के जाते हैं स्कूल में, और स्कूल में बाकी बच्चे तो नहीं पहन रहे, इधर उधर दौड़ रहे हैं। और डॉक्टर का ट्रीटमेंट की लाइन शुरू रहती है वहाँ पे। हाँ, बिल्कुल मेडिकल चलता है। आपको मैं एक छोटी सी बात बताऊं कि मैंने अभी रिसेंटली अपने फादर की वो डायरी लिखते थे, वो मेरे को मिली, तो मैंने उसमें पढ़ा कि हम 4 भाई बहन हैं, मैं सबसे छोटी हूँ। तो उस जमाने 50s की बात है, और उसके पहले मेरे बड़े सब ब्रदर्स बड़े हैं, ब्रदर और सिस्टर। तो उसमें उनके खर्चे लिखे हुए थे कि 5 रुपया महीने का खर्चा इसके नाम, पप्पू के नाम 5 रुपया, मधु के नाम 5 रुपया, और जब मेरा नाम आया गुड्डो के नाम 20 रुपया। तो
आप समझ सकते हैं कि पेरेंट्स पे एक हाँ, बर्डन, जी, मेडिकल कितना होता होगा, हाँ, क्या ट्रीटमेंट होता होगा। तो ये इससे मुझे अब पता लगता है कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे पे कितना खर्च किया होगा हाँ। उस जमाने में। तो खर्च से ज्यादा मैम एफर्ट होता है, एफर्ट बहुत हाँ, करना जो भी होता है। कहिए, हाँ, हाँ वो और तो शौक होता है, सेंसिबिलिटीज शौक वायलेटेड होता है, रहती हैं। जिम्मेदारी जी होती हाँ, है बच्चे जी, की, है ना। और लड़कियों की खास तौर से। हाँ, लड़कियों की खास तौर पे। जी, तो ये हुआ, और फिर स्कूल में जाके कुछ पता एहसास हुआ कि भाई अब हम टॉयलेट नहीं जा सकते क्योंकि पैर सीधा है, लौट के आ रहे हैं 8 घंटे, कैलिपर बंधा है, उतार के पैर में दर्द हो रहा है। जी, तो देन आई रियलाइज्ड कि ये है, बट नो रिग्रेट्स। मुझे नहीं जी, लगता कि मैं बैठ के रोई हूँ कभी, हम्म, या मैंने कहा होगा ये मेरे साथ क्यों हो गया, हम्म, ये मैंने कभी नहीं किया। जी। आई टुक इट एज इट केम। Now, when you realize this, तो आपकी जो स्पिरिट थी कि you have to do good and you have to perform and you have to put in extra effort, mental strength, ये फील कैसे कब आया? ये पेरेंट्स, इट्स जी, द फैमिली। आपके जो फैमिली होती है, जी, आपके जो पेरेंट्स होते हैं, भाई बहन होते हैं, वो आपको कैसा ट्रीट करते हैं, जी, है ना। तो हमेशा एक आम बच्चे की तरह ट्रीटमेंट हुआ। शादी में जाना है, नए कपड़े बन रहे हैं, जूते आ रहे हैं, चप्पल आ रही है, छोटी बन रही है, मम्मी मम्मी मेरा पोनी टेल बना दो, तो पोनी टेल भी बन रहा है। हाँ, हाँ, और जैसे फादर अभी कप अप लेके चले, स्लिप हो जाते थे तब, तो टूट गया, तो कभी फादर ने ये नहीं कहा कि, या घर में किसी ने ये नहीं कहा कि तुम मत उठाया करो, तुमसे नहीं उठता, हाँ, है ना। पिताजी मेरे कहते थे अरे तोड़ो तोड़ो और आएगा इसी बहाने, है ना। तो ये होता था। तो ये आपको एक नेगेटिव साइड में नहीं जाने देता। नहीं जान दिया। और फैमिली में ज्यादा आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। ना ना ना, हाँ, बिल्कुल नहीं it should करना be चाहिए। mainstream in हाँ, the देखिए आप फैमिली होती किसके लिए है, आपकी सपोर्ट के लिए। इवन मैंने अपनी दादी के लिए, जब मैं जॉब में थी, एक शॉल खरीदा, तो somebody said तुम तो घर की लड़की हो, तुमसे कैसे लेंगी दादी। मैंने कहा अभी देखना। तो दादी को जब शॉल उड़ाया, तो वो जो मेरे साथ थे उन्होंने कहा अरे आप इससे गुड्डो दीदी से ले रही हैं, ये तो आपकी लड़की है। कहती ये तो मेरा लड़का है, ये तो नौकरी करेगी, ये ब्रेड खाएगी, चाहे अच्छे अच्छे कपड़े पहनेगी। सो दैट वाज द अप्रोच ऑफ द फैमिली, ऑफ ग्रैंडमदर। इतनी एज की हैं तब भी वो ये एक सपोर्ट कर रही है, एक पॉजिटिव साइड में ले जा रही है। मृदु जी, ये तो आपने बताया बचपन का, फिर then it begins the question of taking up a career and family। मैं श्रोताओं को बता दूं कि मृदु जी ने एक बहुत इलस्ट्रियस करियर 21 साल तक यूको बैंक में किया है, और शी हैज बीन एडजस्ट एज द बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द बैंक, और बहुत मेहनत और उससे काम किया है ज़रूर आपने, और आपकी पूरी लाइफ इज़ एन इंडिकेटर ऑफ दैट। तो ये आपका नौकरी करने का दृढ़ संकल्प, और फिर उसमें डट के नौकरी करना है, ये जी क्या था जज्बा, कैसे कहाँ से आया, और हाउ इट यू फेल्ट गुड अबाउट इट? और नौकरी करने का, जी, आई वॉज मेड लाइक दैट। मैंने बचपन से ही पता ही था कि मुझे नौकरी करनी है, जी, और पैसे कमा के ऐश करती है। ओके, हाँ, चाहे खाना ना खाऊं, ब्रेड खाऊंगी, हाँ, अच्छे अच्छे कपड़े पहनूंगी। ठीक, तो ये तो था ही। हाँ। और तो नौकरी का सफ़र कहाँ से शुरू हुआ? नौकरी का सफर कहाँ से शुरू हुआ? जी, मतलब पढ़ाई क्या कर... जॉब आपने करी इसके बाद? मैंने तब भी जब मैं बीएड कर रही थी, मेरे से किसी ने पूछा था कि आप बीएड क्यों कर रही हैं। मैंने कहा ऐसा ही होता है, कर रही हूँ बीएड, बनना चाहती थी टीवी अनाउंसर, अब करूंगी कुछ तीसरा काम, ओके, है ना। वो माहौल ही वही था। तो सही हुआ, हाँ, करा बीएड, टीवी में थोड़े दिन नौकरी करी, पर वो तो नहीं करी, मतलब प्रोग्राम्स करे, और गई बैंक में। अच्छा, ये हुआ। ठीक है। तो बैंक में 21 साल का करियर, वहाँ कोई विशेष अनुभव आपके? हाँ, 21 साल बैंक के अनुभव क्या हैं आपके? बैंक अच्छा है। अगर आप उस समय का बैंक, अभी तो सुनते हैं कि भाई बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां, बड़ा वो है, पर ऐसा कभी लगा नहीं। लोग कहते थे कि स्कूल में पढ़ाओगी तो बहुत मेहनत पड़ेगी, पर ऐसा नहीं लगा। अगर आप करने जा रहे हो कोई काम और कर रहे हो और शुरुआत करी है, तो क्या क्या ज्यादा क्या कम, जी, है ना। हाँ, हाँ, आप शिद्दत से करिए, मन से करिए, आपको जो जिम्मेदारी मिली है उसको अच्छे से करिए, तो यू विल एंजॉय एवरीथिंग। तो आपको कोई रिग्रेट्स भी नहीं रहेंगे। तो मैंने तो खूब अच्छे से करा काम। और ये क्रिएटिव स्ट्रीक जो आपने बताया कि टेलीविजन में और इसमें उसमें काम, ये सब ऑटोमेटिक जिंदगी में कभी कुछ आप ये सोचिए कि मैंने कुछ प्लान किया हो कि मैं ये कर दूं या वो कर दूं, वैसा नहीं हुआ मेरे साथ। इत्तेफाक से चीजें आती गई, लेती गई कि हाँ आ रही है, अच्छा कर लो। जैसे बैंक जब छोड़ा तो मुझे किसी ने कांटेक्ट किया कि LIC की
15 दिन की ट्रेनिंग है, 600 रुपए लगेंगे, बैंकिंग बैकग्राउंड है, तो आप एजेंसी ले लीजिए। चली नहीं चली। हमने कहा चलो ये भी करके देख लेते हैं। तो इत्तेफाक से चल गई। जी। तो ऐसे ही दूरदर्शन में गए थे मिलने, और वहां पर जिनको प्रोग्राम करना था उस दिन वो थी नहीं। तो जो भी प्रोड्यूसर थे वो मेरे से बोले कि आप एक प्रोग्राम कर देंगे आज शाम को। मैंने कहा हाँ कर देंगे। तो बोले कि लाइव है, बच्चों का है। हमने कहा हाँ कर देंगे, और प्रोग्राम कर दिया। तो वो आधे घंटे का जब डायरेक्ट प्रोग्राम ही हो गया मेरा, तो फिर ऑडिशन की कोई जरूरत नहीं पड़ी। तो you took life as it came. मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। हाँ, as it is coming, जैसी आ रही है वो ले रहे हैं। अच्छी है, बुरी है, खट्टी है, मीठी है, it's okay. That's very wonderful. सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि it's all टेम्परेरी, मतलब कुछ परमानेंट नहीं है जिंदगी में। दुनिया में हमें यहाँ चिपकना नहीं है, आगे बढ़ जाना है। तो जो मिला है लो और खुशी से लो। अच्छा, अगली एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात जो आप चर्चा में आनी है वो ये है कि आपने जो एनजीओ स्थापित किया और जिस एनजीओ को अवार्ड मिला है, आपको भी मिल रहे हैं अवार्ड, ये आपका कब शुरू हुआ और इसके क्या इन्होंने किस क्षेत्रों में काम किया और क्या किया, इसके बारे में कुछ आप बताइए। अब आप ये भी पूछेंगे कि इंस्पिरेशन क्या रहा? हाँ, जरूर रहा होगा। तो मेरा इंस्पिरेशन मेरी डिसेबिलिटी रही। हाँ, obviously this is the biggest thing। हाँ, तो इंस्पिरेशन अपनी डिसेबिलिटी से मिला जी। और उसके बाद मेरे हस्बैंड भी रिहेबिलिटेशन में ही काम करते, तो ये हुआ कि उन्होंने भी सोचा कि हम लोग को कुछ करना चाहिए डिसेबिलिटी सेक्टर के लिए, क्योंकि हालत बड़ी खराब थी, है ना। आप तो जानते हैं सोसाइटी में किस तरीके से डिसेबल्ड लोगों को, विकलांगजनों को देखा जाता है। मैंने कहा कि हालत बहुत उस समय खराब थे, और जो दृष्टि बदली है समाज की और सरकार की, उसमें आप लोगों ने बहुत एफर्ट किया है। इसलिए बड़ी इम्पोर्टेंट बात है जो बात। हाँ, खाली हम ही नहीं, हर तरफ एक बदलाव सा आया और डिसेबल लोग खुद आगे बढ़े। मैंने बहुत से लोगों को जानती हूँ, जब हम लोग की नेटवर्क की मीटिंग होती है और उसमें मैं देखती हूँ कि मैं तो कुछ नहीं, कितने लोग किस दशा में और किस तरीके से चल के आते हैं और काम करते हैं हर क्षेत्र के, चाहे वो ब्लाइंड हो, चाहे वो डेफ हो, चाहे जो हो, तो वो लोग अपने अपने झंडे लिए खड़े हैं और बड़ी शिद्दत से खड़े हैं अपने अपनी जगह पे। तो ये बदलाव खाली एक जने से नहीं आता है, ये तो सब तरफ आवाज उठती है। और 86 में रजिस्ट्रेशन हुआ था हम लोग की संस्था का, और आज की तारीख में मैंने देखा पहिया घूम गया। सरकार बात सुन रही है, सरकार कर रही है काम, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा। 40 साल भी हो गए, 40 साल हो गया। हाँ। और देखिए, पेरेंट्स जो पहले बच्चों को घर से बाहर निकालने देते नहीं थे, वो आप देखेंगे लेके चलते हैं, घुमाने जाते हैं, है ना। तो आपके एनजीओ का एरिया ऑफ ऑपरेशन क्या क्या है? एरिया ऑफ ऑपरेशन है हम लोग का राइट्स का काम है, बेसिकली एडवोकेसी, राइट्स ऑफ डिसेबल्ड पर्सन्स, क्योंकि हम उस राह चल के आए हैं, है ना। हमने देखा है क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्या क्या परेशानियां पेरेंट्स को होती हैं, किस दशा में हैं, ना उनके पास एजुकेशन है, ना एम्प्लॉयमेंट है, ना कहीं जाने की, अगर घूमने भी जाना चाहें तो रास्ते ऐसे नहीं है कि उनके हिसाब से हैं, है ना उनको मेडिकल ट्रीटमेंट प्रॉपर मिल पाता है, तो और ना घर वालों में उनमें एक्सेप्टेंस है उनके लिए। अभी एक बताऊँ, एक जगह हम लोग गए थे, एक गांव में, वहाँ पे सर्वे करना था, तो एक पोलियो करेक्टिव सर्जरीज का तो जब गए तो वो बच्चा बाहर था, उसका ऑपरेशन हो चुका था, उससे मिल लिए हम लोग। फिर हमने कहा चलो इसके घर भी जाते हैं। तो उसके घर जब हम लोग गए तो लैया का काम हो रहा था, लैया वैया सूख रही थी, वो लोग काम करते थे। तो मैंने उसकी माँ से ऐसे ही पूछा, और बताइए आपके कितने बच्चे हैं? कहते हैं 2 ही हैं। 2 ही हैं, एक ई खड़ा, एक ई है, 2 बच्चे खड़े थे, एक लड़की एक लड़का। तो मैंने कहा कि और वो जो बाहर है जिसका ऑपरेशन हुआ है, कहते कोई तो ऐसे ही है। तो ये अप्रोच थी, कोई तो ऐसे ही है, ये अप्रोच थी सोसाइटी की। शादियां हैं तो घर में छोड़ जाओ, है ना, घर देखेगा, ये बाहर जाके क्या करेगा, ये पढ़ के क्या करेगा, ये तो बेकार है, ये तो ऐसी है, और लड़की है तो और मुसीबत, है ना। लड़का तो फिर ठीक है। तो ये सब जो खुद देखा हुआ था, झेला हुआ था, समझा हुआ था, तो हमको लगा कि राइट्स का पहले काम करें इनके लिए, है ना। आपने जो ये संस्था चला रखी है, इस संस्था के जो नोटेबल अचीवमेंट्स आपको लगते हैं कि हैं, उसमें क्या खास बातें हैं?
एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत खास बात ये है कि हम घर बैठे अपने जितने भाई बहन हैं विकलांगजन हैं या उनकी फैमिली के लोग हैं, उनके लिए हमारी एक हेल्पलाइन चलती है 24/7। अच्छा। आधी रात को भी आप जगा दीजिए, आपको जरूर जवाब मिलेगा। अगर हम किसी वजह से नहीं उठा पा रहे तो हम पलट के फोन करते हैं देख के, हाँ। और दे आर ऑल वेलकम। कुछ भी अगर रिगार्डिंग उनको एजुकेशन के लिए इंफॉर्मेशन देते हैं, अगर उनको कैसे UDID कार्ड लेना है, कहाँ से लेना है, कैसे करना है, कोई दिक्कत आ रही है तो कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ घर में प्रॉब्लम है या कोई परेशान कर रहा है तो हम एक्ट के तहत जो भी सेक्शन है उनको बता के कि आप इसका फायदा उठा सकते हैं। हैंड होल्डिंग है बिल्कुल जी। तो उसका हेल्पलाइन का नंबर क्या है? जी जी बिल्कुल बताना चाहेंगे जी। 941555 जी 78606। एक बार फिर रिपीट कर दें, 9415578606। आपको अवार्ड जो है वो एनजीओ को किस चीज के लिए मिला है? किस लिए आपको मिला है? बेस्ट एनजीओ का भी मिल चुका है और अब पूछे नहीं, वो बड़ा लंबा टाइम लग जाएगा उसमें। ब्रीफ में बता दीजिए, मतलब क्या आपको एक्सीलेंस जिस चीज में आपने हासिल किया होगा? ये सर्वश्रेष्ठ विकलांगजन का मिला अभी 21 में जी। और 97 में जैसा आपने बताया था कि बैंक का बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर मिला था, नेशनल अवार्ड था वो भी जी। तो ये मिला। और सुनीति देवी अवार्ड, स्टेट अवार्ड, और अब भूल गए जी कौन कौन से। हाँ, जिस आदमी को मेहनत से आगे चल रहा है उसको तो भूलते जा रहा है कि पीछे क्या गुजर चुका है। सच में हम नहीं बता पाते। हाँ। अच्छा, आपसे बातचीत चल रही है, हम एक बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पर आएंगे। वो ये है कि जो आपके अनुभव हैं उसमें बहुत सारे विकलांगजन दिव्यांग लोग हैं देश में, बहुत पॉपुलेशन है। आप बहुत डायरेक्टली उनके पेरेंट्स को उनको क्या क्या सलाह देना चाहेंगी? जैसे मैंने आपकी सबसे पहली बात जो पकड़ी वो ये थी कि बचपन में जब बच्चे ऐसे घर में हों तो हमको एक इंक्लूसिव ग्रोथ रखनी पड़ेगी। दे शुड बी इंक्लूडेड इन the all important activities and functions of the house, and they should not be made to feel that कि वो कोई उनके अंदर कोई डिफेक्ट है, डिसेबिलिटी है। दे शुड बी अलाउड टू। ये तो मैंने एक बात पकड़ी, अभी डिफेक्ट मैंने आज तक, मैं सही कहूं, मैंने कोई नॉर्मल आदमी देखा ही नहीं आज तक, है ना। हाँ। किसी की किडनी खराब है, किसी का हार्ट खराब है, तो हाँ, तो किसी का पैर में दिक्कत है, किसी के पैर में दिक्कत है, ठीक बात है ना। और ये क्या गारंटी है कि आगे लाइफ में कुछ नहीं होगा? हाँ? ये ऐसा सेक्टर है डिसेबिलिटी का कि यू आर नेवर श्योर, एज के साथ पता नहीं क्या होगा। और एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी बहुत होती हैं, बहुत होती हैं एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी। हाँ। ऊपर वाले ने हमारा शरीर दिया है हमको, दिया है, इसका इंचार्ज कौन है? हम ही है ना। है ना। हमें अपने को खुश रखना है, पहले तो खुशी ढूंढनी है। दूसरे, अन्याय जो हो रहा है उसको नहीं सुनना है ना। जहां तक हो सके, जितनी ताकत है उतना तो अपनी तरफ से एफर्ट करनी है ना। जहां पर भी कुछ गड़बड़ है, आपको लग रहा है, तो वहां आवाज उठाइए। मैम, आपका अनुभव क्या है ओल्ड एज इस प्रॉब्लम में? जो कि इस प्रॉब्लम के साथ ओल्ड एज की समस्याएं अलग किस्म की हैं। अरे अब हम अपनी बात कहें, हमारी समस्या ऑलरेडी और ओल्ड एज भी आ गई है, तो सोने पे सुहागा हो गया है जी। तो वो तो ये है। What will you like to give suggestion to people? कैसे ओल्ड एज में हैप्पीनेस और अच्छा स्वास्थ्य और अच्छा मानसिक स्वास्थ्य कैसे रखा जाए? ये तो ठीक है कि ओल्ड एज के साथ हमारे सारे शरीर के अंजर पंजर पीछे जाने लगते हैं, दांत निकलने लगते हैं, स्किन खराब हो रही है, बाल सफेद हो जाएंगे, पर जैसा आ रहा है उसको लीजिए, है ना। खुश रहिए, भूल जाइए, एज को अपनी तरफ चलने दीजिए और आप अपने रास्ते चलिए। आपके जो हॉबीज थे उनको आज भी अपनाइए। आपको पिक्चर देखना अच्छा लगता है तो क्यों नहीं देख रहे, जाइए ना। किसी ने कहा कि बाहर ओल्ड लोग नहीं आ सकते, मजे से जाइए, जितना आप कर सकते हैं। अपने को ओवर स्ट्रेन ना करें। अगर लाइफस्टाइल चेंज करनी पड़ रही है तो चेंज कर लीजिए। Accept the change which is coming. Normal behavior is the normative process. Yes, exactly. बहुत बढ़िया। और खुश रखिए अपने को और खुश रहिए। Wonderful. Thank you, Mridu ji. We were in conversation with Mridu Goyal ji, और we are grateful for her time that she spared. और जैसा उन्होंने कहा, this is a message कि the only big message today for people is that they should be included. The family should have an attitude for inclusive growth of these children into the family, to mainstream them and to help them lead a normal life
as far as possible. Thank you. थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत हमारी। दोस्तों, आप लखनऊ की संस्था पीपल्स इनिशिएटिव के पॉडकास्ट कार्यक्रम अनुभव 2 को सुन रहे थे। वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा के लिए भारत सरकार की हेल्पलाइन नंबर 14567 पर आप प्रातः 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक वरिष्ठ नागरिकों की किसी भी समस्या पर सहायता प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।